नमस्कार। आज हम भोजन को समझने के एक ऐसे नजरिए को जानेंगे जो हजारों साल पुराना है पर आज भी शायद पहले से ज्यादा जरूरी है। ये समझ हमें मिलती है एक प्राचीन ग्रंथ अष्टांग हृदयम से। चलिए इस संहिता को समझने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर खाने के बारे में कैसे सोचते हैं? बस एक फ्यूल की तरह, है ना? कैलोरी डाली, एनर्जी मिली। जैसे हमारा शरीर कोई सीधी सादी मशीन हो। पर क्या वो वाकई इतनी सीधी सादी है? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर भोजन सिर्फ फ्यूल ना हो? क्या हो अगर ये एक भाषा हो, एक बहुत गहरी भाषा, और हर वो चीज जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर को एक पैगाम दे रही हो। तो इस भाषा को समझने के लिए हमारे पास एक डिक्शनरी है, अष्टांग हृदयम। ये प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ हमें सिखाता है कि भोजन के इन पैगामों को कैसे पढ़ा जाए, कैसे डिकोड किया जाए। तो ये भाषा काम कैसे करती है? देखिए, आज का विज्ञान खाने को विटामिन्स, प्रोटीन्स, कैलोरी में तोड़कर देखता है, लेकिन ये प्राचीन सिस्टम खाने को उसके स्वाभाविक गुणों के जरिए, उसकी अपनी तासीर या प्रकृति के जरिए समझता है। इस पूरे सिस्टम की जो नींव है वो है गुण का कॉन्सेप्ट। मतलब हर खाने की चीज में कुछ अंदरूनी क्वालिटीज होती हैं जो हमारे शरीर पर एक खास तरह का असर डालती हैं। आइए इस स्लाइड पर कुछ बेसिक गुणों को देखते हैं। गुरु का मतलब है भारी, जैसे गेहूं जो शरीर में भारीपन और स्थिरता लाता है। इसका ठीक उल्टा है लघु, यानी हल्का, जैसे मूंग जो पचने में बहुत आसान है। वैसे ही उष्ण यानी गर्म तासीर वाला, जैसे उड़द की दाल, और शीत यानी ठंडी तासीर वाला, जैसे जौ। पूरा का पूरा खेल इन्हीं गुणों के सही बैलेंस का है। चलिए अब इसे अपने रोज के खाने पर लागू करके देखते हैं, जैसे कि अनाज। ये सिर्फ कार्ब्स का सोर्स नहीं है, हर अनाज की अपनी एक अलग पर्सनालिटी है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। गेहूं, जिसे ग्रंथ में गोधूम कहा गया है, वो गुरु यानी भारी है, शरीर को ताकत और पोषण देता है। और दूसरी तरफ है जौ, जिसे यव कहा गया है, वो लघु यानी हल्का है और शरीर के चैनल्स को साफ करने में मदद करता है। देखिए, दोनों अनाज हैं, पर शरीर पर उनका असर कितना अलग है। अब जरा मूंग दाल को देखिए। अष्टांग हृदयम में इसे दालों में सबसे बेहतरीन माना गया है। क्यों? क्योंकि ये लघु है, मतलब पचाने में बेहद हल्की, और शरीर में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इससे इस सिस्टम की गहराई का पता चलता है। अब बात करते हैं सब्जियों की। यहाँ भी हमें गुणों का एक जबरदस्त स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, जो सिर्फ उनके स्वाद से कहीं आगे की बात है। ये उदाहरण तो कमाल का है। एक तरफ है करेला, अपने कड़वे और तीखेपन से शरीर को साफ करने वाला, और दूसरी तरफ है कद्दू, मीठा, ठंडा और डायूरेटिक। हैं तो दोनों सब्जियां, पर उनके गुण और शरीर पर उनका असर जमीन आसमान का है। या फिर बैंगन का उदाहरण देखिए। ग्रंथ बताता है कि इसमें तीखा और मीठा दोनों स्वाद हैं। इसकी प्रकृति उष्ण यानी गर्म होती है, और ये सीधे सीधे पाचन और भूख पर असर डालता है। मतलब बात सिर्फ ये नहीं है कि बैंगन में क्या है, बात यह है कि वो शरीर में जाकर क्या करता है। ये सिस्टम सिर्फ शाकाहारी भोजन तक ही सीमित नहीं है। आपको शायद हैरानी हो, लेकिन अष्टांग हृदयम में मांस का भी बहुत साइंटिफिक तरीके से वर्गीकरण किया गया है, जो काफी तार्किक है। तो ये सिस्टम किसी जानवर के मांस के गुण कैसे तय करता है? ये एक बहुत ही लॉजिकल तरीका अपनाता है। ये देखता है कि जानवर कहाँ रहता है, उसका नेचुरल बिहेवियर कैसा है, और वो किस माहौल में जी रहा है। यही बातें उसके मांस के गुण तय करती हैं। और ये वर्गीकरण इस बात पर आधारित है कि जानवर किस तरह के इलाके में रहता है। ग्रंथ में मुख्य रूप से 2 तरह के इलाकों का जिक्र है, जंगल देश यानी सूखी जंगली जमीन, और आनूप देश यानी दलदली या पानी वाली जगह। और यहाँ से एक सीधा सा नियम निकल कर आता है, जो जानवर जंगल यानी सूखी जमीन पर रहते हैं उनका मांस हल्का होता है, और जो आनूप यानी दलदली जमीन के पास रहते हैं उनका मांस भारी होता है। ये प्रकृति के कितने गहरे ऑब्जर्वेशन को दिखाता है। तो इन सभी उदाहरणों और वर्गीकरणों का, इन सब का आखिर मतलब क्या है? इसका जो सार है वो एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी में छिपा है। इस पूरी भोजन संहिता का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। स्वास्थ्य और संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा सही मात्रा में सही चीजें खानी चाहिए। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये सिस्टम भोजन को अच्छा या बुरा, गुड या बैड में नहीं बांटता।
कोई भी भोजन अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। तो असली लक्ष्य अच्छा या बुरा चुनना नहीं, बल्कि संतुलन बनाना है। ये समझना कि किसी इंसान के शरीर को किसी खास समय पर किस गुण वाले भोजन की ज़रूरत है, ये एक बेहद पर्सनल और डायनामिक अप्रोच है। तो आखिर में एक सवाल, क्या होगा अगर हम हर निवाले को सिर्फ पेट भरने का जरिया न समझें, बल्कि शरीर से बात करने का एक मौका समझें? अगर हर निवाला एक शब्द है, तो हम अपने शरीर से क्या कह रहे हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।